Hello to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 21st December of 2020 and it's a Monday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन आता है, आर्टिकल 21 क्या डिफाइन करता है? आर्टिकल 21 क्या डिफाइन करता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एनजीटी? एनजीटी एक्ट क्या होता है? एनजीटी एक्ट के बारे में बताइए। एनजीटी ने क्या कहते हैं एजेंसी जो है उसके बारे में पूछा। एनजीटी एक्ट क्या है उसके बारे में पूछा है कि वो कब लाया गया था एनजीटी एक्ट और क्या है एनजीटी एक्ट, ये आपको बताना है। तो आप एनजीटी एक्ट के बारे में बताइए, ना कि एनजीटी जो एजेंसी है उसके बारे में, क्योंकि एनजीटी जो बना था वो एनजीटी एक्ट के तहत बना था। तो एनजीटी एक्ट क्या था ये आपको बताना है। तो इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन दें। साथ ही साथ एनालिसिस से रिलेटेड कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। कोई आपने पेपर दिया हो उसको आपको एनालिसिस चाहिए हो वो भी आप अपने पेपर के साथ और डेट कौन सा एग्ज़ाम डेट थी उसके साथ आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसका एनालिसिस का वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247 या इस लोगों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या तो लोगो क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन पर क्या कहते हैं दिया हुआ है क्या कहते हैं लिंक सब्सक्राइब द टेलीग्राम चैनल, या तो कमेंट सेक्शन में पिन है, वहाँ से भी आप क्लिक करके चैनल में डायरेक्ट हो सकते हैं। जहाँ पर आपको यहाँ पर एक ज्वाइन ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक करके ज्वाइन ऑप्शन यहाँ आएगा, तो आप इसको क्लिक करके डायरेक्ट आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, वो सारे के सारे पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। साथ ही साथ क्या कहते हैं जो आपके लिए करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्या कहते हैं कोई भी न्यूज़ होगी वो भी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। साथ ही साथ आंसर की आपको मिलती रहेगी, कोई स्पेशल क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के होंगे, जैसे हम लोग ने एक अभी स्पोर्ट्स स्पेशल किया था, तो आप इसे देख सकते हैं। स्पोर्ट्स स्पेशल खेल कूद स्पेशल वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, जो एग्जाम्स में आते रहते हैं मैक्सिमम टाइम्स। तो क्या कहते हैं आप इसे देख सकते हैं, तो ये आपके लिए चैनल हेल्पफुल हो सकता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं। आज की पहली न्यूज़ आती है, नेपाल सेट टू फेस फ्रेश इलेक्शन, कि प्राइम मिनिस्टर ओली जो है क्या कहते हैं केपी शर्मा ओली, उन्होंने पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया और कहा है कि आफ्टर वीक्स ऑफ टेंशन विद इन गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के जो कोलिशन गवर्नमेंट थी उसके बीच में जो टसल चल रहा था, क्या कहते हैं काफ़ी दिक्कतें थी, उस पर उन्होंने पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया और उन्होंने कहा कि अब फ्रेश इलेक्शन हो, जिससे क्या कहते हैं ये जो टेंशन है वो ख़त्म हो सके। अगर उनकी गवर्नमेंट आनी होगी तो आएगी, नहीं तो ठीक है। तो इसमें वही कहा गया कि इन एन इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग जो संडे को हुई, उन्होंने कहा कल हुई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने रिकमेंड किया डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ नेपाल और कहा कि जनरल इलेक्शन हो। इसके इस डिसीजन के बाद ही कुछ समय बाद ही क्या कहते हैं जो प्रेसिडेंट है नेपाल के विद्या देवी भंडारी, उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी किया। तो देख लेते हैं, ये ब्रीफ टाइमलाइन दिया गया है छोटा सा, क्या कहते हैं ये काफ़ी अच्छा आता है। ये जो द हिंदू वाले जो एक तरह से टाइमलाइन पूरा निकालते हैं कोई भी इंसिडेंट होता है उसका, तो काफ़ी अच्छा रहता है याद करने के लिए। तो आप इसे एक बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाता है। तो ये क्या टेंशन था, नवंबर से दिसंबर 2017 में केपी शर्मा ने क्या कहते हैं ओली ने इलेक्शन जीता था अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो नेपाल का बना था। फिर 17 मई 2018 को नेपाल जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने मर्जर किया, ओली सीपीएन और कहते हैं प्रचंडा सीपीएन मोर्च सेंटर जो है, दोनों ने मर्जर किया, दोनों पार्टी मर्ज हुई। फिर जून 2020 में हमने देखा कि कल्पानी डिस्प्यूट हुआ इंडिया के साथ, प्रचंडा कंप्लेन लैक ऑफ कंसल्टेशन की। प्रचंडा जो पार्टी थी प्रचंडा सीपीएन, उसने कहा कि कहते हैं कि बिना कंसल्टेशन के ही क्या कहते हैं नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर ओली उन्होंने ये डिसीजन लिया, इसी कारण ये कल्पानी डिस्प्यूट हुआ। फिर जून से जुलाई तक हमने देखा कि टेंशन और ज़्यादा बढ़ा। ओली ने कई बार बातें की इंडिया से, क्या कहते हैं कि इंडिया के साथ कंडीशन फिर से सही हो सके, उन्होंने इस डिस्प्यूट को भी ख़त्म करने की बात की। फिर जून से दिसंबर में हमने देखा कि प्रचंडा ने कंप्लेन किया यूनिलेटरल मिनिस्ट्रियल अपॉइंटमेंट बाय द सीएम, की क्या कहते हैं जो पीएम है वो यूनिलेटरली डिसीजन ले रहे हैं, ऐसा उनका आरोप था। तो इस तरह की कई जो टेंशन थी उसके कारण उन्होंने जो नेपाल के पीएम ने उन्हें ऐसा डिसीजन लिया है पार्लियामेंट डिसॉल्व करने का और फ्रेश इलेक्शन करने का। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, फार्मर्स टू स्टेप अप प्रोटेस्ट रीच आउट टू एनडीए मेंबर्स, क्या कहते हैं कि फार्मर्स अपना प्रोटेस्ट बढ़ाने वाले हैं। उस जो संयुक्त किसान मोर्चा उन्होंने अनाउंस किया रिले हंगर स्ट्राइक्स का, तो क्या कहते हैं भूख हड़ताल का रिले वे में, क्या कहते हैं रोज लगभग।
तो क्या कहते हैं, इस पे क्या कहते हैं, उसमें ये भी कहा गया है कि वो लोग अब एनडीए मेंबर, जो एनडीए पार्टी के मेंबर्स हैं, उनसे मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि ये बिल वापस लिया जाए, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसे इसमें एक बात की गई है। तो पूरे न्यूज़ में प्रोटेस्ट राइट्स के बारे में ही बात की गई है कि कैसे प्रोटेस्ट बढ़ सकता है और कैसे वो लोग रिजॉल्व करने की भी इशू कहते हैं कोशिश कर रहे हैं फार्मर्स। तो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को भी देखना होगा, क्या कहते हैं कि वो भी देखे कि कैसे इनका रिजॉल्व जल्दी, ये जो डिस्प्यूट है या क्या कहते हैं जो कंडीशन बनी है प्रोटेस्ट की, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है 34 अरेस्टेड अंडर न्यू यूपी ऑर्डिनेंस सोफा की 34 जो अरेस्ट हो चुके हैं, यूपी का जो नया ऑर्डिनेंस आया है एंटी कन्वर्जन लॉ, उसके ऊपर इन लेस देन अ मंथ, कि ये महीना भर नहीं हुआ, इससे 11 एफआईआर फाइल भी कर दी जा चुकी है। तो हम लोग देख लेते हैं ये क्या है, अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस ऑर्डिनेंस 2020। इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। यूपी अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन प्रोहिबिशन ऑर्डिनेंस, ये जो ऑर्डिनेंस है ये रोकता है जो कन्वर्जन होता है सिर्फ मैरिजेस के लिए, जो वुमेन्स का कन्वर्जन कराया जाता है सिर्फ मैरिजेस, सोल पर्पस उसका मैरिज होता है, तो उसको रोकने के लिए किया गया है। अगर इसमें ऑर्डिनेंस में है कि अगर किसी वुमेन का क्या कहते हैं रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है सिर्फ मैरिज के लिए, तो वो मैरिज नल और वॉइड हो जाएगी। इसमें कहा गया अगर कोई वॉलेशन ऑफ द प्रोविजन है की ऑफ द लॉ, कि जेल होगा अगर एक्सटेंडेबल टू 1 to 5 years और 15,000 का फाइन अगर वो क्या कहते हैं कन्वर्जन होता है। अगर वो वुमेन माइनर वुमेन है या वुमेन फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट है, तो या शेड्यूल ट्राइब से, तो क्या कहते हैं 3 से 10 साल की सज़ा और 25,000 फाइन। ऑर्डिनेंस ये भी लाता है कि कहते हैं कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो मास कन्वर्जन कराते हैं उनका लाइसेंस कैंसिल कराया जाएगा, साथ ही साथ उनको 3 से 10 साल तक की सज़ा भी हो सकती है और 50,000 फाइन। तो ये ऑर्डिनेंस में नया आया है और काफ़ी अच्छा ऑर्डिनेंस भी है एक तरह से, कि सोल पर्पस मैरिज है जहाँ पे मैरिज ही सिर्फ पर्पस है रिलीजियस कन्वर्जन का, तो वो गलत बात है और उसे रोकना ही होगा। तो इस न्यूज़ में यही बात की गई है। तो ये होता है यूपी अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन प्रोहिबिशन ऑर्डिनेंस 2020। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है मेडिकल कैंप सेटअप एट प्रोटेस्ट साइट टू ट्रीट आई इश्यूज ड्यू टू पॉल्यूशन, कि मेडिकल जो प्रोटेस्ट साइट्स हैं, जो क्या होते हैं सिंघू बॉर्डर में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट जो चल रहा है जो फार्मर्स है उनके द्वारा, तो एक टीम ऑफ 9 डॉक्टर्स फ्रॉम पंजाब आई है, क्या कहते हैं जो उनका मेडिकल कैंप एक तरह से लगा है कि जिन जो बूढ़े लोग भी काफ़ी हैं, तो आई इश्यूज जो हो गई है पॉल्यूशन के कारण, क्योंकि दिल्ली का पॉल्यूशन सब बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे था, वेरी पुअर कैटेगरी में। तो जिसके कारण कहा गया कि एक टीम आई है 9 डॉक्टर्स की, वो क्या कहते हैं आई चेकअप हो रहा है और देखने के लिए कि आई इश्यूज़ किसी को तो नहीं है, और उसको रिजॉल्व करने के लिए वो टीम आई है पंजाब से। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि ये डॉक्टर्स का भी इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा है, मेडिकल कैंप लगाना प्रोटेस्ट साइट्स में, जिससे जो बूढ़े डॉग फार्मर्स हैं उनको जो इश्यूज़ आ रहे हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं आइज़ में, वो रिजॉल्व हो सके। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव डॉक्टर्स का। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है एनजीटी पैनल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ महानदी फ्लड प्लेन, की जो महानदी फ्लड प्लेन है उसके प्रोटेक्शन के लिए एनजीटी ने एक पैनल बनाया है। उड़ीसा प्लान्स टू डेवलप रिक्लेम लैंड, कि उड़ीसा ने प्लान किया है कि उसको रिक्लेम किया जाए उस लैंड को। एनजीटी ने कॉन्स्टिट्यूट किया हाई लेवल कमिटी जो आइडेंटिफाई कर सके फ्लड प्लेन ओजोन्स को, जो महानदी उड़ीसा की लार्जेस्ट रिवर जो है, ये आप याद रखिएगा, महानदी जो है वो उड़ीसा से बहती है और वो सबसे बड़ी रिवर है उड़ीसा की, तो ये आप याद रखिएगा। ये ज्योग्राफी में पढ़ाया भी बहुत ज़्यादा जाता है कि उड़ीसा की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, तो वो महानदी है, वो उधर ही से ही आती है, क्या कहते हैं पूरा स्टेट क्रॉस करती है। तो क्या कहते हैं आप देख सकते हैं, क्या कहते हैं कि एनजीटी ने एक पैनल बनाया है जिससे क्या कहते हैं जो दिक्कत हो रही है उसके प्रोटेक्शन के लिए महानदी के लिए, उसको देखते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं एनजीटी को, एनजीटी क्या होता है। एनजीटी एनजीटी इस्टेब्लिश किया गया था 2010 में अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत। ये एक स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल कोर्ट है जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को देखती है और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को। ये डिसाइड करती है सिविल इन्वायरमेंटल मैटर्स में, ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पे वर्क करती है। इसका स्ट्रक्चर है कि इसमें एक चेयरपर्सन होता है, जुडिशियल मेंबर्स, एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। जो चेयरपर्सन होता है वो अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है जो देखती है, अपॉइंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट होती है ये कमेटी, और अपॉइंट करती है जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स को। एटलीस्ट 10 और मैक्सिमम 20 फुल टाइम जुडिशियल और एक्सपर्ट मेंबर्स अपॉइंट होते हैं इसमें। तो ये होता है स्ट्रक्चर इसका एनजीटी का। अब इसके पावर्स एंड जुरिडिक्शन क्या है, कि ये 7 लॉज जो दिए गए हैं, ये आप देख रहे होंगे इन सर्कल में,
जो ये 7 लॉज हैं इनके अंदर ही ये सारे जितने भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं या फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट से रिलेटेड इशू, वो इन 7 लॉज के अंदर ही रिजॉल्व करती है अपने इश्यूज को। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आज का पहला एडिटोरियल आता है लेइंग द फाउंडेशन फॉर फास्टर ग्रोथ। इसमें बताया गया डिक्लाइन इन 2021 कॉज्ड बाय द पैंडेमिक कैन बी एड्रेस ओनली इफ द इंडियन इकोनॉमी ग्रोज एट 8% इन 2021-2022। की कहते हैं इसमें बात की गई जो अभी हमने देखा इस साल काफ़ी ज़्यादा जो पैंडेमिक के कारण काफ़ी डिक्लाइन आया एक हमारी इकोनॉमी में, जिसके कारण इंडियन इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा कहते हैं डिक्लाइन की है। तो ऐसा कहा गया है कि अगर क्या कहते हैं इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करना है 2021 और 2022 के उसमें, तो हमें और बहुत इम्प्रूव करना होगा। लगभग 8% इकोनॉमी ग्रो करने के लिए काफ़ी वर्क करना होगा। तो इसमें वही बात की गई, पूरा एडिटोरियल में यही है कि जैसे हमने देखा कि इस साल क्या कहते हैं कि एंड तक में ही अभी तक पूरी तरह से जो कोरोना वायरस है उसके कारण इकोनॉमी हमारी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई है, हॉल्ट की है। तो हमने देखा कि जो डिक्लाइन किया था, इकोनॉमी डिक्लाइन की थी 23.9% Q1 में, जो शुरू के महीने थे उनमें, फिर 7.5 डिक्लाइन की Q2 में। तो दोनों फेज़ में इंडियन इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं डिक्लाइन की है, और क्या कहते हैं अभी भी रिलैक्सेशन नहीं किया जा सकता कि और डिक्लाइन क्या कहते हैं बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके अप डाउन होने में। तो पूरा एडिटोरियल क्या कहते हैं इसी बात पे है कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात की गई है, तो आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका हम लोग ने कई बार बात की है इंडियन इकोनॉमी के बारे में, कई बार रोज एडिटोरियल भी है, तो आप एक बार एक एज अ रीड दे सकते हैं। चलिए अगला एडिटोरियल देख। अगला एडिटोरियल आता है स्टॉपिंग द स्लाइड ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, कि पॉलिसी मेकर्स को फोकस करना होगा लार्जर पिक्चर विद स्टेप्स बीइंग टेकन टू रिक्लेम द स्पेस अंडर पब्लिक केयर। कि क्या कहते हैं गवर्नमेंट को जो हमारी पॉलिसी मेकर्स हैं हमारे, उनको एक तरह से एक स्पेस बनाना पब्लिक केयर के लिए भी, हेल्थ इश्यूज जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमें अपना जो हेल्थ सेक्टर है उसको इम्प्रूव करना होगा। इसमें कहा गया इंडिया का जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ केयर है, वो डार्क इको चैम्बर में है। हमने देखा 70% प्राइवेट और 30% पब्लिक इन अ कंट्री वेयर 80% पीपल डू नॉट हैव एनी प्रोटेक्शन फॉर हेल्थ। कि 80% लोग ऐसे जिनको प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ बिल्कुल नहीं है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसिव हाई एज 62% है। तो क्या कहते हैं वही बात की गई प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बाद में, कि इसमें नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण रिवील हुआ है कि ये जो कहते हैं इशू है प्राइवेट से हेल्थ केयर और पब्लिक हेल्थ केयर, उसके बीच में क्या है, कितनी बड़े डिफरेंस क्यों है, इसके बारे में पूरे में बात की गई है। इसमें ये भी कहा गया कि मार्केट लीव आउट करती है मेजॉरिटी और हैज़ अ, और इसमें कहा जाता है कि एक इंसेंटिव है टू क्रीम ऑफ द पब्लिक सेक्टर वुड हैव स्टेप इन द एलोकेशन प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। कि फैक्ट ये है कि 85% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती हाई कॉस्ट कॉर्पोरेट प्राइवेट हेल्थ केयर को। तो इसमें यही बात की गई है। इसमें ये भी कहा गया है यहाँ पे कि हमने देखा है कि 20% ऑफ पीपल जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं मॉडर्न हेल्थ केयर, लेकिन 40% अफोर्ड नहीं कर सकते। और जो अदर 40% वो इतने गरीब हैं कि वो पे नहीं कर सकते स्मॉल अमाउंट भी। तो क्या कहते हैं हमारी ज़रूरत पड़ती है बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस अफोर्डेबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ क्वालिटी मैन पावर एंड द रेंट सीकिंग बिहेवियर ऑफ स्टाफ। 80% पीपल जो होते हैं उनकी रूटीन है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वो आर नॉट ट्रेन टू ट्रीट पेशेंट्स। कि 80% जो पीपल रूटीन जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो ट्रेन नहीं होते, तो उनके पास जाने की मजबूरी होती है। इसके 3 ऑप्शन हैं जिनके कारण ये होता है कि हमें रैंप ऑफ द नंबर ऑफ डॉक्टर्स, की जो डॉक्टर्स हैं उनको इंक्रीज़ करना होगा। सेकेंड है कि रिट्रीव करना होगा जो लाइसेंशनेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है उसको, जिससे हम जो इंडिपेंडेंस के बाद जो रूरल एरियाज़ हैं उनको और इंडिपेंडेंस कर सकें। थर्ड वन है कि कहते हैं जो ग्रेजुएट्स हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, उनको नर्सिंग प्रैक्टिशनर्स के लिए टू बी नर्सिंग प्रैक्टिशनर, उनको एक तरह से जैसे अलग अलग कंट्रीज़ में होता है कि उनको प्रैक्टिस कराई जाती है, कहीं ट्रेनिंग कराई जाती है, जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ होती है उनके कारण पूरा ट्रेन किया जाए, जिससे हम इस इशू को रिजॉल्व कर सकें। तो पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स पब्लिक हेल्थ केयर प्राइवेट हेल्थ केयर के बारे में पूरा एडिटोरियल है, कि इस पेंडेमिक के कारण ही हमें असली सच्चाई पता चली है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है लूजिंग द प्लॉट ऑन वुमेन सेफ्टी, कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शक्ति एक्ट लाया है जो एक मायोपिक व्यू है ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। कि सेक्सुअल वायलेंस जो होता है उसको रोकने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शक्ति एक्ट लाया है। जो शक्ति क्रिमिनल लॉ है, जो महाराष्ट्र का अमेंडमेंट बिल 2020, वो अकम्पनी करता है स्पेशल कोर्ट्स और मशीनरी को जो इम्प्लीमेंट करती है महाराष्ट्र की शक्ति क्रिमिनल लॉ को, जो तरह से एक तरह से सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए वुमेंस को
इन द सोसाइटी, कि जो दिक्कतें होती हैं उनको किस तरह से कहते कंट्रोल करना है। तो बिल पूरी तरह से प्रपोज करता है पनिशमेंट कि अगर फॉल्स कंप्लेंट हुई या एक्ट ऑफ वर्डिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन होगा रिगार्डिंग सेक्सुअल एंड अदर ऑफेंसेस, तो उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाएगा। और अगर सच हुआ तो इसमें क्या कहते हैं डेथ पेनाल्टी भी जोड़ी गई है। क्या कहते हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस में ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन ऑफन अक्योर्ड बिहाइंड क्लोज डोर्स, तो उनमें क्या कहते हैं डेथ पेनाल्टी भी जोड़ी गई है। तो हम लोग देख लेते हैं इस शक्ति एक्ट को अलग से। इस शक्ति एक्ट क्या होता है इसको अलग से देख लेते हैं। शक्ति एक्ट आता है ये। शक्ति एक्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा अभी लाया गया है, जो एग्जिस्टिंग लॉज ऑन वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन को अमेंडमेंट है। ये प्रपोज किया गया है शक्ति एक्ट 2020 के द्वारा। इसका रीज़न क्या है टू न्यू लॉ कि जैसे हमने देखा है नंबर ऑफ केसेस ऑफ वायलेंस स्पेसिफिकली सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और चिल्ड्रन जो आता है उसके इंक्रीज के कारण ही ये लाया गया है। ये व्हाट डज द बिल प्रपोज, ये क्या प्रपोज करता है। इसमें जो चेंजेस हैं इंडियन पेनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, उसके चेंजेस लाने के लिए लाया गया है कि उसमें चेंजेस हो। इसमें आता है कि जो चेंजेस आर जो सेक्शंस ऑफ रेप हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट, एसिड अटैक, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, इसमें अगर ये सब होता है और फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन हुई तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, और फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं हुई तो इसमें डेथ पेनाल्टी भी जोड़ी गई है इन केस ऑफ रेप, गैंग रेप बाय पर्सन अथॉरिटी, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ माइनर्स एंड इन केस ऑफ एसिड अटैक। तो ऐसे इंसिडेंट होने पे क्या कहते हैं डेथ पेनाल्टी डायरेक्ट इम्प्लीमेंट होगी। तो हमने देखा है कि स्पेसिफिक प्रोविजन सोशल मीडिया से भी कि कई ड्राफ्ट करता है बिल की एडिशनल लॉ प्रोवाइड करने के लिए एब्यूज ऑफ वुमेन ऑन सोशल मीडिया भी। जो सेक्शन 354 है इसका, वो इंक्लूड करता है इंटेंशनल एक्ट्स जो सेंस ऑफ डेंजर, इंटिमिडेशन या फियर टू वुमेन होता है अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं अगर सोशल मीडिया के द्वारा भी होता है ऑफेंसेस तो उसको भी पनिशमेंट होगा 2 साल तक का और लगभग 1 लाख रुपए का फाइन। तो काफ़ी जैसे इंक्लूड करते हैं अपलोडिंग मॉफ्ड वीडियोस ऑफ वुमेन एंड थ्रेटनिंग दे विल अपलोडिंग फोटोज वीडियोस, कि अगर इस तरह का कहते हैं थ्रेटन करते हैं आप वुमेन को तो उनके अगेंस्ट भी एक्शन इस एक्ट के द्वारा ही लिया जाएगा। बिल ये भी प्रोविजन लाती है कि फॉल्स कंप्लेंट लाना, अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन दी गई तो उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाएगा। क्या कहते हैं कि अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन थ्रेटनिंग का या डिफेम करने का, हैरेस करने का, तो जो फॉल्स इंफॉर्मेशन लाया गया तो उसको भी इम्प्रीजमेंट 1 से 5 साल और क्या कहते हैं एक से जितने साल हो 1 से 5 साल या 10 साल तक का सजा हो सकती है और फाइन भी देना सकता है या दोनों हो सकते हैं। तो ये था शक्ति एक्ट। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है इंडिया टू ब्रिंग मोर नेशन इनटू कोस्टल रडार नेटवर्क, की फैसिलिटीज अप टू बी सेटअप इन द मालदीव्स, म्यांमार एंड बांग्लादेश, कि उनको भी अपने कोस्टल नेटवर्क में जोड़ा जाए। जैसे उसमें बात की गई कि हमने रडार स्टेशन में अपने मालदीव्स, म्यांमार और बांग्लादेश को जोड़ा है डिफेंस सोर्सेज के द्वारा। हम चाह रहे हैं कि मॉरिशस, सेशेल्स और जो श्रीलंका है उनको भी इंटीग्रेट किया जाए। हैव ऑलरेडी बीन इंटीग्रेटेड इनटू कोस्टल रडार चेन नेटवर्क है, उसमें ये पहले ही है मॉरिशस, सेशेल्स और श्रीलंका। अब सोचा जा रहा है कि मालदीव्स, म्यांमार और बांग्लादेश को भी इसमें जोड़ा जाए, जिससे हमारा नेटवर्क जो कोस्टल नेटवर्क है, कोस्टल रडार नेटवर्क, उसके लिंक जो है उसको और बिग किया जा सके। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है न्यू वायरस स्ट्रेन आउट ऑफ कंट्रोल यूके, की पीएम ने ऑर्डर किया है यूके के बोरिस जॉनसन ने, उन्होंने ऑर्डर किया क्रिसमस लॉकडाउन इन साउथ ईस्ट इंग्लैंड, कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड में लॉकडाउन होगा, क्रिसमस लॉकडाउन। और डब्ल्यूएचओ ने सजेस्ट किया स्ट्रॉन्गर एक्शन की और स्ट्रॉन्गर एक्शन लिया जाए जो फिर से वायरस स्ट्रेन आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो उसमें यही बात की गई है कि लॉकडाउन हो गया है वहाँ से फिर से कहते हैं एंटी लॉकडाउन, जो जैसे आप देख सकते हैं फोटो में कि प्रोटेस्टर गैदर कर रहे हैं एंटी लॉकडाउन डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। लेकिन जो ब्रिटिश हेल्थ सेक्रेटरी है मैट हैनकॉक, उन्होंने कहा है कि इस लॉकडाउन का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि साउथ ईस्ट इंग्लैंड में काफ़ी कंडीशन और बुरी हो जाएगी अगर लॉकडाउन नहीं किया गया तो। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती ओवर 340 स्टूडेंट्स इन नाइजीरिया बैक विद पेरेंट्स आफ्टर ऑर्डियल, कि 340 स्टूडेंट जो नाइजीरिया के थे वो अपने पेरेंट्स के पास वापस आ गए। उनको कहा गया था, एब्डक्टर्स ने थ्रेटन किया टू किल द बॉय इफ दे वेंट बैक टू स्कूल, कि अगर वो स्कूल वापस जाते हैं तो उनको कहते हैं मार दिया जाएगा, ऐसे उनको डराया गया है। तो देखना है उस पर ही ये कहते हैं वापस आए। अब 340 स्टूडेंट्स को पकड़ लिया गया था तो अब फ्री अप किया गया है नाइजीरिया द्वारा। अब देखना है क्या एक्शन लिया जाता है उनके ऊपर। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।